अस्सलाम वालेकुम। छोटे शहरों की बड़ी खबरों और बड़े शहरों के अहम इश्यूज के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं ज़शान बशीर। नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। कोहाड़ तांदा डैम में कश्ती डूबने का वाकया, मजीद 11 लाशें निकाली गईं, मजमूई हलाकतें 52 हो गईं। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में बुनियादी मरकज सेहत का अमला बच्चों की जान का दुश्मन बन गया। लाखों रुपए की वैक्सीन कूड़े में फेंक दी। इंक्वायरी शुरू। झंग के इलाके जलालाबाद में सीवरेज निज़ाम खराब, गलियां और बाजार दरिया बन गए। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि 2023 के पहले महीने के आखिरी अयाम में सानेहात ही सानेहात और हादसात से इबारत होकर रह गए हैं। पिशावर की मस्जिद में बम धमाके से 92 नमाजियों की शहादत। कोयटा, कराची, शाहरा पर मुसाफिर कोच के हादसे में 42 मुसाफिरों की नागहानी मौत और इतवार के रोज तांडा डैम की झील में कश्ती डूबने से 52 बच्चों की हलाकत। अफसुदा और अलमनाक तीनों वाकयात के वकूअ पजीर होने में कहीं न कहीं इंतजामी गफलत का पहलू भी नुमाया है। जी हाँ, तांदा डैम की बात करें, जहाँ आज तीसरे रोज मजीद 11 बच्चों की लाशें निकाली गई हैं। तांदा डैम में कश्ती उलटने से 59 अफराद पानी में डूब गए थे, जबकि पहले रोज 6 बच्चे जिंदा निकाल लिए गए थे, जिन्हें अस्पताल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। मोहतरमा मदरसा शाहिद नूर का कहना है कि मैंने खुद 57 बच्चों को कश्ती में सवार किया। मेरा एक बेटा और सगे भतीजों समेत घर के 9 बच्चे भी शहीद हुए हैं। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ 2 रोज तक जारी रहीं और मजीद 11 लाशें आज निकाली गई हैं, जिसके बाद हलाक अफराद की तादाद 52 तक जा पहुंची है। कोहाड़ में मौजूद हमारे नुमाइंदे फरहान बंगश, उनसे ताज़ा हाल जान लेते हैं। फरहान बंगश, बताएगा, रेस्क्यू कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, अब क्या सूरत हाल है? इस वक्त तांदा डैम झील के किनारे पे मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ कश्ती के उलटने से मदरसे के तालिब इल्म डूब गए थे। मौके के ऊपर 6 तलबा को ज़िंदा निकाल लिया गया था, जबकि आज तीसरे रोज़ 53 तलबा को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू में 1122 और पाक आर्मी के गोताखोर ऑपरेशन में शामिल हैं। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर कोहाड़, कमिश्नर कोहाड़ और DIG कोहाड़ और DPO कोहाड़ भी इनकी निगरानी कर रहे हैं। मैं साथ साथ आपको यही बता चलूँ कि मदरसे के मोहतमिम के मुताबिक 59 तलबा कश्ती में सवार थे, जबकि 53 को निकाल लिया गया है। 6 जख्मी हैं, उनकी ट्रीटमेंट हो रही है और एक की तलाश जारी है। इलाके में सोग का समा बरपा है। और मैं ये भी बता चलूँ कि कोहाट वकला बार एसोसिएशन और ताजर एसोसिएशन की जानिब से भी सोग मनाया जा रहा है। ताजरान बरादरी ने अलामती शटर डाउन हड़ताल का भी ऐलान किया हुआ है और इसी के साथ साथ वकला बरादरी ने भी वकला बरादरी की भी हड़ताल जारी है। यहाँ कुछ सवालात जन्म लेते हैं कि हादसात आखिर क्यों पेश आते हैं, ये सानेहात क्यों जन्म लेते हैं। इंसानी गलती और बद इंतजामी सानेहात और हादसात के पेश आने का बड़ा सबब है। तांदा डैम में डूबने वाली कश्ती पर गुंजाइश से ज्यादा बच्चे सवार किए गए। कश्ती के फिटनेस सर्टिफिकेट से मुतालिक जिम्मेदार हुकाम आखिर खामोश क्यों हैं? गो के मकामी पुलिस ने कश्ती के मल्लाह, मालिक और महकमा इरीगेशन के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन मल्लाह भी हादसे में जाँ बहक हो चुका है। इम्कान यही है कि दीगर वाकयात की तरह तांदा डैम के अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात भी कुछ अरसे बाद दाखिले दफ्तर कर दी जाएंगी और इस पर मुकम्मल जो है इंक्वायरी जो है वो करनी चाहिए। अगर बात की जाए KP में एक साल में 732 अफराद जो हैं वो डूब कर जाम बहक हुए हैं। ये सिर्फ एक साल की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक ये बताया जा रहा है। और अगर इस वाक़े की बात की जाए तो इसमें कश्ती से ज़्यादा लोगों को सवार किया गया था। 15 लोगों की कैपेसिटी थी उस कश्ती में, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा लोग सवार किए गए। इसका कोई नोटिस क्यों ना लिया गया इंतज़ामिया की जानिब से, जब वो मुसाफिरों को कश्ती में सवार किया जा रहा था। 15 लोगों की जगह इतने ज़्यादा लोगों को सवार करना बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। अगर देखा जाए तो इसमें इंतज़ामिया की गफलत जो है वो लाजमी तौर पर नज़र आ रही है। सानेहात ही सानेहात सामने नज़र आ रहे हैं और 732 अफराद जो हैं एक साल में डूब कर जाम बहक हो चुके हैं। तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं सयाहत के फ़रोग की, तो इस तरह के जो टूरिस्ट पॉइंट हैं या इस तरह की जो जगह हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज़ ना होना और इस तरह के सानेहात का, हादसात का होना एक बहुत बड़ा जो है वो इस हवाले से सवालिया निशान है। तर्जुमान रेस्क्यू KP के बिलाल फैज़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। बिलाल फैज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
فرمائیے گا کیا صورتحال رہی ہے کہ وقوع پذیر ہونے سے ریسکیو کارروائیوں کے مکمل ہونے تک کیا اعداد و شمار ہیں، اس بارے میں بتائیے گا۔ خیبر پختونخوا ایمرجنسی ریسکیو سروس ریسکیو 1122 کو گزشتہ روز 1:18 پر کال موصول ہوئی، جس کے بعد 4 منٹ کے اندر ہماری ایمبولینسز جو ہے وہ پہنچ گئی تھی اور انہوں نے ابتدائی طور پر زخمیوں کو اور جو جثہ خاکی تھے ان کو نکالا، لیکن جیسا آپ کو پتا ہے کہ مسجد کا جو حصہ، جو ملبہ، جو چھت شہید ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو ہے وہ اسی کے اندر ہوئی تھی۔ بلال صاحب، بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں تاندہ ڈیم سانحے کے حوالے سے، اس بارے میں آپ کے پاس انفارمیشن موجود ہے؟ جی بالکل اس طرح ہے کہ آپ نے جس کوہاٹ کے حوالے سے بات کی ہے، وہاں پہ یہ سانحہ تقریباً آج اس کا تیسرا دن ہے۔ پہلے دن جو ہے وہ ریسکیو 1122 نے تقریباً 15 ٹوٹل بچے جو ہے وہ نکالے تھے، اس میں ایک جو ہے وہ ریسکیو 1122 کا اہلکار بھی زخمی ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گزشتہ روز ہم لوگوں نے 20 ڈیڈ باڈیز نکالی ہیں۔ آج جو ہے تیسرا روز تھا، آج ہم لوگوں نے 21 جاں بحق بچوں کے جو ہے وہ نکالا، اور اس میں جو پہلے روز ہم لوگوں نے نکالا تھا اس میں سے ایک بچہ جو ہے وہ سیریس تھا، جو وہ بھی ہے وفات پا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ کل تعداد جو ہے وہ ہمارے پاس 52 ہو گئی ہے۔ 52 بچے جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور آج جو اس کشتی کا ملاح تھا، یعنی جو کشتی چلا رہا تھا، اس کا جثہ خاکی بھی نکالا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے لواحقین اور وہاں پہ موجود جو لوگ ہیں ان کے مطابق ایک بچہ جو ہے وہ تاحال لاپتہ ہے، جس کے لیے ریسکیو 1122 کا آپریشن جو ہے وہ جاری ہے۔ ٹھیک، اچھا بلال، جس طرح سے دیکھا جائے تو بہت بڑا سانحہ ہے، یہ بہت بڑی غفلت جو ہے وہ برتی گئی ہے۔ آپ ترجمان ریسکیو ہیں، آپ کو کال کب موصول ہی؟ بر وقت آپریشن کیا گیا تاکہ لوگوں کو نکالا جا سکے، یا اگر بر وقت آپریشن ہوتا ہے بعض اوقات تو کچھ لوگ بچ بھی سکتے تھے؟ جی بالکل، جیسے میں نے آپ کو کہا، ہمارا جو اسٹیشن ہے، ریسکیو اسٹیشن ہے، اس سے یہ تاندہ ڈیم تقریباً 10 سے 15 منٹ کی دوری پہ واقع ہے، اور اسی اثناء میں جب ہم لوگ آئے ہیں تو 5 جو ہے وہ ہم لوگوں نے سیریس بچے جو ڈوبے ہوئے تھے وہ نکالے تھے۔ اسی طرح جو وفات پا گئے تھے یا جو ڈوبے ہوئے تھے، اس میں بھی میں نے آپ کو کہا ٹوٹل 15 افراد کو جو ہے 15 بچوں کو ہم لوگوں نے نکالا تھا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ریسکیو 1122 کی ٹیم جو ہے وہ انیشیلی ہی پہنچ گئی تھی۔ جب ہم لوگ وہاں پہ پہنچے تو ہمیں ایگزیکٹ جو انیشیل فگر تھا وہ ہمیں 20 سے 24 کے درمیان دیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ فگر 30 سے 32 کر دیا گیا۔ جب اس کا فگر جو ہے وہ وقتاً فوقتاً بڑھتا گیا تو ہم نے پھر دیگر اضلاع سے بھی جو ہے وہ غوطہ خور ٹیمیں منگوائیں۔ 6 کے قریب ہماری بوٹس نے حصہ لیا، 30 سے زائد جو ہے ہمارے غوطہ خور ٹیمیں اس میں شامل تھی، اور 2 دن کے مسلسل آپریشن میں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے جو ڈائیورز ہیں وہ اتنے ٹھنڈے پانی میں، آپ یقین مانیں کہ اس ٹھنڈے پانی میں ڈائیو کرنا یا وہاں پہ خوشی کا اندر جانا اور 10 سے 15 منٹ سے زیادہ اس میں وقت گزارنا، اور ایسے موسم میں ایسی ٹھنڈک پانی میں اگر ہمارے لڑکوں نے جان جو ہے وہ جوکھوں میں ڈال کے اتنے بڑے تعداد میں فگر نکالا ہے تو یہ کوئی معمولی یا چھوٹی بات نہیں ہے۔ بلال صاحب، یقیناً لائق تحسین ہے ریسکیو ٹیم، اس حوالے سے جو ہے وہ لائق تحسین ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں جو اہلکار اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر لوگوں کی جان محفوظ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح کی ریسکیو کارروائیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ فرمائے گا کہ یہ تمام تر صورتحال آپ نے دیکھی ہوگی، وہاں پر یہ جو حادثہ پیش آیا، یہ سانحہ پیش آیا، کیا اس حوالے سے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا کسی کی غفلت ہے؟ دیکھیں جی، بالکل، اگر میں بحیثیت ایک ادارے کے ریپرزنٹیٹیو بات نہ کروں، بحیثیت ایک انسان، عام انسان کی بھی بات کروں، تو یہ مجھے بھی پتا ہے اور میری عقل و شعور فہم بھی بات کرتی ہے کہ اس میں غفلت ہے۔ ہم نے جب گزشتہ روز کل صبح 8 بجے میں اور ہمارے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر خطیر احمد صاحب جب اسپاٹ پہ گئے تھے، ہم نے وہ کشتی دیکھی ہے، کشتی جو ہم نے نکالی ہے، آپ یقین مانیے کہ کوئی بھی ذو عقل شخص اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا کہ اس میں 5 سے 6 بندوں سے زیادہ جو ہے وہ آپ
लकड़ी की बोट है, छोटा उसका साइज है, ये भी नहीं कितना बड़ा साइज, और उसमें 53 बच्चे जो है वो बैठे हुए हैं। ये किसी का अकल और शऊर मानता ही नहीं है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं बिल्कुल एक आम शहरी के मैं ये कहूँगा कि इसमें गफलत थी। और अगर रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से बात करूँ तो हमने उस बोट से 3 लाइफ जैकेट्स भी निकाली थी, जो खस्ता हाल थी, लेकिन तीन जो है वो लाइफ जैकेट थी। अगर वही 3 लाइफ जैकेट ये लोग किसी 3 बच्चों को पहना देते, तब भी जो है वो 3 बच्चे बच सकते ठीक है। थे। बिलाल फैज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तर्जुमान रेस्क्यू हमारे साथ मौजूद थे। फुरकान अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर कोहाट हैं। फुरकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सानी है तांदा डैम यकीनन एक अफसोसनाक वाक़या है। 52 अफराद इसमें, जिनमें बच्चे बड़ी तादाद में शामिल थे, अपनी जान की बाजी हार गए। क्या कहेंगे इस वाक़े के हवाले से? जो गफलत के मुर्तकिब हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी मजम्मत, जितना अफसोस किया जाए वो कम है। बहरहाल इस वाक़े के होने के बाद किसी भी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी गई रेस्क्यू ऑपरेशंस के हवाले से। आफ्टर डेडिकेटेड एफर्ट ऑफ ऑलमोस्ट 48 आवर्स हमने तमाम बच्चों को, माँ सिवाय एक मिसिंग चाइल्ड की, हमने तमाम बच्चों को रिकवर कर लिया। ठीक है। और क्या समझते हैं आप, किसकी गफलत है इसमें? महकमा इरीगेशन के खिलाफ भी अब मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। मालिक जो कश्ती का है और मल्ला है, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया, हालांकि मल्ला भी इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हो गया। तो किसकी गफलत समझते हैं आपके, जिससे इतना बड़ा सानिया पेश आया? देखें जी, इसमें अगर आप कश्ती के डायमेंशंस देखें तो उसकी जो कैपेसिटी है दैट इज़ नॉट मोर देन 15 पीपल, 15 और 20 पीपल। अगर उसमें 57 बच्चे सवार किए गए हैं तो डेफिनेटली इसमें जो उस वक्त मौके पे मौजूद थे उनकी गफलत भी है। एट द सेम टाइम द डिपार्टमेंट शुड हैव बीन मोर विजिलेंट। ठीक सर, एक चीज़ ये बताइएगा कि क्या एसओपीज होते हैं जब कश्ती में मुसाफिरों को सवार किया जाता है? जिस तरह से भी आपने बात भी की है कि कैपेसिटी से ज़्यादा मुसाफिरों को जो कश्ती में बिठाया गया था, जिससे ये हादसा भी पेश आया, तो कोई चेक एंड बैलेंस का कोई तरीकाकार होता है? जी, मैं ये बताता चलूँ कि कश्ती लाइसेंस नहीं थी, ठीक है। ये अभी कुछ दिन पहले ही पानी में उतारी गई थी एक लोकल बोट ओनर की तरफ से। ठीक है। इसको किसी भी किस्म की इजाज़त हमने नहीं दी थी, ना इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, ना टूरिज्म डिपार्टमेंट। अच्छा, एक चीज़ और ये भी बताइएगा कि अब किस तरह से ऐसे हादसात का सद्देबाब किया जा सकता है? किस तरह से हमें स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात से बचा जा सके? मेरे अगर आप ज़ाती ओपिनियन पूछें तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट्स को ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है। बट एट द सेम टाइम बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हमें भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि इस तरह की ओवरलोडिंग के इंसिडेंट्स से हम बचें। जहाँ पे अगर एक बोट की कैपेसिटी कम है तो उस पर ज़्यादा, खुसूसन बच्चों को या नॉन स्विमर्स को जो है वो बिल्कुल भी सवार ना किया जाए। और अगर सवार करना ही है आपने तो उसकी वो लाइफ जैकेट्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बगैर इस तरह के हादसात को रोकना जो है नामुमकिन है। फुरकान साहब, इदारों को विजिलेंट करने की आपने बात की है। कैपेसिटी बिल्डिंग की ऑलरेडी हम जो है इस हवाले से काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं अपने गुज़श्ता प्रोग्राम्स में भी, कि इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, वहाँ पर लोगों को जो है वो भी तरबियत देने की ज़रूरत है। तो क्या वजह है कि हम इन इंतज़ामी उमूर से इतनी गफलत बरतते हैं? देखें जी, ये बाहैसियत कौम, आई थिंक इसमें से सिटीजन्स की अपनी एक जो सिविक सेंस है, एक जिम्मेदारी का एहसास है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि इस तरह की लोकेशंस पे ज़्यादा विजिलेंस की ज़रूरत है। और नेचुरली हमें इस तरह के वाक़यात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हम इस तरह के वाक़यात रूनुमा हों और उसके बाद हम ज़्यादा विजिलेंट हों। हमें उससे पहले प्रीएम्प्टिवली एक्शन लेने की ज़रूरत है। सर, ये भी बताइएगा कि गवर्नमेंट की जानिब से क्या कहा गया, जो लोग मुतासिर हुए हैं, जिनके प्यारे जो हैं कश्ती में डूबकर जाम बहक हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट की जानिब से कोई रिलीफ प्लान जो है वो दिया जाएगा? जी बिल्कुल, ये इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो स्पेशल पैकेज का ऐलान किया गया है। ठीक है। उसमें इनको एज पर पॉलिसी जो है वो 5 लाख जो डिसीज्ड हैं उनके लिए, और 2 लाख जो इंजर्ड हैं, जो इस ट्रॉमा में से गुजरे हैं, उनके लिए कॉम्पनसेशन। ठीक है। और फुरकान साहब, ये भी बता दीजिएगा कि जो तहकीकात हैं, अब क्या यकीनी बनाया जाएगा कि मंतकी अंजाम तक पहुँचें, ना कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, पहले ही दाखिले दफ्तर कर दिया जाए? जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इसमें जो है वो एक हाई लेवल इंक्वायरी का भी ऑर्डर कर दिया गया है, और होपफुली हम बहुत जल्द जो है वो जो इसका मंतकी अंजाम है उस तक पहुँच जाएंगे, और ज़िम्मेदार अफसरान को
जो है वो जज़ा सज़ा ज़रूर मिलेगी। सर, केपी में अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो 732 अफराद एक साल में डूबकर जाम फक हुए हैं। तो इसका मतलब है कि कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे कबल भी ऐसे कई वाक़यात होते हैं कश्ती में डूबकर, जो सयाह आते हैं वो डूबकर जाम फक हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें बहैसियत शहरी किन किन चीज़ों को देखना चाहिए जब कोई मुसाफिर है या जब कोई ट्रैवलर है वो कश्ती में सवार होता है, तो उसको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि ये तो इस केस में तो बच्चे सवार थे, आप बच्चों से बहुत ज्यादा हाँ जी, तवक्कुआत नहीं रख सकते। बिल्कुल। बट एज एडल्ट्स आई एम श्योर कि हर इंसान को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि अगर सेफ्टी प्रिकॉशंस इंश्योर नहीं हो रही तो ऐसी किसी भी कश्ती में या किसी भी वेसल में सवार नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फुरकान अशरफ साहब, डिप्टी कमिश्नर कोहाट हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना ये है कि इस हवाले से जो तहकीकात हैं उन्हें कब तक मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाता है, ज़िम्मेदारान के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। हम कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से फॉलो अप कर सकें और ये जान सकें कि आखिरी इन्वेस्टिगेशंस कहाँ तक पहुँची। बिल्कुल, प्रोग्राम को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, यहाँ हम बात करेंगे महकमा सेहत के अमले की बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ की। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में महकमा सेहत के अमले की गफलत से लाखों रुपए की कीमती अद्वियात ज़ाया की जा रही हैं। चक गाफ बे के बुनियादी मरकज 633 सेहत की इंचार्ज डॉक्टर और वैक्सीनेटर बच्चों को लगाने वाली वैक्सीन की हजारों वाइल ज़ाया करके अफसरों को सब अच्छा की रिपोर्ट देते रहे। जराये के मुताबिक गफलत के मुर्तकिब मरकज़ सेहत की इंचार्ज और वैक्सीनेटर ने ना तो बच्चों को वैक्सीन लगाने का कोई रिकॉर्ड मुरतब किया और ना ही फील्ड में जाकर बच्चों की वैक्सीन लगाई। वैक्सीन के लाखों रुपए के हजारों वायल्स कूड़ा करकट के ढेर से मिले हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने गफलत के मुर्तकिब डॉक्टर और वैक्सीनेटर के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। बहुत ही हसास मामला है। बच्चों को वैक्सीन लगाने में इतनी गफलत बरती जाएगी तो यकीनन उनकी सेहत के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। मोहम्मद इमरान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। इमरान, बताइएगा ये मामला क्या है? में महकमा सेहत के अमले की जानिब से लाखों रुपए की कीमती जो वैक्सीन है बच्चों को लगाए जाने वाली हिफाजती वैक्सीन थी, जिसे ज़ाया कर दिया गया है। ज़राए का ये कहना है कि इंचार्ज जो है डॉक्टर आमना और वैक्सीनेटर हुसनैन जो हैं कई दिन जो है ये मरकज़ सेहत में नहीं आते। और दूसरा ये है कि वैक्सीनेटर की जानिब से फील्ड में जाकर बच्चों को वैक्सीन लगाने की बजाय जो है इसको कूड़े क्रिकेट की नज़र कर दिया जाता रहा है, जिसके बाद जो है अफसरान को ये रिपोर्ट दी जाती थी कि वैक्सीन जो है बच्चों को लगाई जा रही है। लाखों रुपये की कीमती वैक्सीन के हज़ारों वाइल जो है कूड़ा क्रिकेट के ढेर से बरामद हुई हैं। इन वैक्सीन्स पर जो है एक्सपायरी डेट 2024 और 25 की दर्ज है। इस पर महकमा सेहत के हुकाम ने नोटिस लेते हुए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। डॉक्टर आमना जो इंचार्ज हैं मरकज़ सेहत की और वैक्सीनेटर हुसनैन, इनके खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर साकिब से भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि इंक्वायरी की जा रही है कि लाखों रुपये की वैक्सीन को कूड़ा क्रिकेट में किसने फेंका और इस तमाम मुहर्रिकात के पीछे कौन लोग हैं, उनके खिलाफ जो है इंक्वायरी मुरतब कर रहे हैं। उसके बाद जो है हतमी फैसला किया जाएगा। जी इमरान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बच्चों को पोलियो, खसरा और दीगर बीमारियों से महफूज रखने के लिए वैक्सीन का ना लगना बच्चों की जान के साथ न सिर्फ ज्यादती है बल्कि नाकाबिले तलाफी जुर्म है और इसके बच्चों की जिंदगी पर दूररस असरात मुरतब होते हैं। महकमा सेहत के अमले की मासूम बच्चों के हवाले से गफलत और उनके खिलाफ इंक्वायरी के बारे में बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर फैसलाबाद डॉक्टर साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वैक्सीन ना लगने से बच्चों की सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं? जिस तरह से ये वाकया पेश आया है बड़ा अफसोसनाक है, क्या कहेंगे आप इस पे? जी बिल्कुल, ये जो है ये रिसेंटली हमें इन्फॉर्म किया गया था, इंटीमेट किया गया था और इसके लिए जो अभी भी हम इंक्वायरी में आई एम राइट एट द सेंटर सिटिंग विद माय डिप्टी डीएचओस। इसमें जो हमारी कमेटी है उसमें बेसिकली डिप्टी डीएचओ हेडक्वार्टर फैसलाबाद, डिप्टी डीएचओ सदर और हमारे डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट वैक्सीनेशन जो वो इस मसले को प्रोब कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये एम्बेरसमेंट का एक चीज़ है जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी इसमें आए हैं और बहुत सारी चीज़ें इंक्वायरी में जो डिस्प्ले हो रही हैं। लेकिन ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली फिक्स की जाएगी ताकि इस तरह का मसला जो वो फिर आइंदा से पेश ना आ सके। डॉक्टर साहब, इस तमाम तर वैक्सीन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है और कितनी इस्तेमाल हो रही है? क्या बाकायदा तौर पर कोई रिकॉर्ड मुरतब किया जाता है? और इस केस की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो क्या यहाँ पर कोई रिकॉर्ड मौजूद है? जी, इसमें मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि हमारा API का जो है
वो बड़ा एक मजबूत सिस्टम है हमारा, VLIMS सिस्टम होता है जिस पर सारी जो है वैक्सीनेशन की इंफॉर्मेशन जो है वो इनपुट आउटपुट रजिस्टर्स होते हैं, और ये बड़ा सिंक्रेटाइज सिस्टम होता है। फैसलाबाद की 289 यूनियन काउंसिल है और अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है वो बिल्कुल ठीक है। एक आधी यूनियन काउंसिल में इस तरह का मसला जब दरपेश आता है तो डेफिनेटली उसको प्रूव किया जाता है कि इसकी वजह क्या थी, परफॉर्मेंस क्या क्यों आया। आई एम राइट हेयर इन इंक्वायरी, और इसकी जो प्रोसीडिंग्स होंगे उसको फर्दर जो है वो कंक्लूड करके CEO हेल्थ और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के साथ शेयर किया जाएगा। ठीक सर, जिस तरह से आपने भी बताया कि वैक्सीनेशन का जो प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम है वो तो आप लोगों के पास मौजूद है, मॉनिटरिंग की जाती है, लेकिन अभी जो ये बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई गई, जिस तरह से बहुत सारी वायरस जो हैं वो ज़ाया की गई हैं, लाखों रुपए की वैक्सीन थी, बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, जिम्मेदारान का तयन भी कर लिया जाएगा, क्या सज़ा दी जाएगी उन्हें? जी बिल्कुल, इसमें ये है कि जो वैक्सीनेशन है वो अभी हम देख रहे हैं कि ये इसका बैच नंबर कहाँ से है और प्रोसीड कहाँ से हुई है। इसकी बाकायदा ये है कि इंक्वायरी जो पीडा की प्रोसीडिंग के तहत जो है वो की जाएगी, इंक्वायरी फिक्स की जाएगी, और जो डिफॉल्टर्स हैं उनको एज पर SOP जो है वो हम जो है वो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस जो है वो भी करेंगे रिकमेंड। और ये कि EPI जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे पूरे जो सिस्टम है पंजाब का, और ये कि हम इसको बड़ा क्लोजली इस जो है मैटर को लुक आफ्टर कर रहे हैं। तमाम लोग CEO साहब, डिप्टी कमिश्नर, AC जड़ावाला, डिप्टी DHOs वो तमाम इन्वॉल्व हैं मेरे साथ। बाकायदा आज इस इंक्वायरी को जो हम शाम तक इंशाल्लाह कंक्लूड कर देंगे और रिकमेंडेशन जो है वो फर्दर दे देंगे। डॉक्टर साहब, ये बहुत खुशाइंद है कि कार्रवाई जो है वो की जाएगी और जिम्मेदारान सामने आएंगे, लेकिन वो बच्चे जो कि वैक्सीन ना लगने की वजह से सेहत मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, अब उनके लिए अल्टरनेट क्या इस हवाले से किया जा रहा है? इसके लिए ऑलरेडी मैंने डिप्टी DHO साहब को कह दिया, हमारी यहाँ पे EPI की बेसिकली क्लस्टर लेते हैं हम, EPI की क्लस्टरिंग होगी, और इसमें ये कि इस UC में सुबह से ही क्रैश प्रोग्राम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, और टोटली इसे जो है वो डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर स्टाफ जो वो मॉनिटर करेंगे। और ये कि ये हमारी साइलेंट UC नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वैक्सीनेशन ठीक होती रही है, लेकिन ये कि अभी हम इसको डिसाइड कर रहे हैं कि ये मैटर ऑफ फैक्ट्स कहाँ पे जाते हैं, क्या ये कोई पर्सनल इशू है, कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इतना लंबा चौड़ा जो इशू बना है, या ये वाकई वैक्सीनेटर की या जो यहाँ की IHO है जो कस्टोडियन होती हैं बेसिकली हेल्थ फैसिलिटी की, उनका कोई मसला है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह विल बी सबमिटेड टू द कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये वाक़या पेश आया, इसके बाद से यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग सिस्टम में फ्लॉज थे, जिसकी वजह से बहुत सारी वाइल्स ज़ाया कर दी गई और बच्चों को वैक्सीन भी ना लगी। अभी इन फ्यूचर जो है हमें अपने मॉनिटरिंग सिस्टम को किस तरह से ठीक करना है, किस तरह से तेज़ करना है? डॉक्टर साकिब से रब्ता मुनक़ता हुआ है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह से ये तमाम तर कार्रवाई की जा रही है उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि तमाम भी गफलत के मुर्तकिब लोग हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी और जो महकमाना कार्रवाई है वो की जाए। लेकिन आखिर सवाल ये उठता है कि क्या वजह है कि बच्चों की सेहत के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाता है, और वो लोग जो इस इंक्वायरी के बाद सामने आएंगे क्या वाकई उन्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा, या इस हवाले से एक नर्म गोशा रखते हुए उन्हें दोबारा से कहीं और तैनात कर दिया? बिल्कुल, और बड़ी अहम ये वैक्सीन थी जिसका बच्चों को लगना बड़ा ज़रूरी था। बच्चों को पोलियो, खसरा और दीगर बीमारियों से महफूज करने के लिए ये वैक्सीन जो थी लगानी थी, लेकिन बच्चों को नहीं लगाई गई। डॉक्टर साहब के मुताबिक यही कहा गया कि हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग के बावजूद अगर ये इंतजामी गफलत सामने आएगी तो इसका तो मतलब कुछ और ही है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में बहुत सारे ऐसे फ्लॉज मौजूद हैं जहां पर बच्चे भी जो है महफूज नहीं हैं। बच्चों को ऐसी वैक्सीन का लगना बहुत ज़रूरी है, उनके जान के साथ खेलने के मुतरादिफ है। अगर उनको ये वैक्सीन नहीं लगाई जाती और सब बच्चा की रिपोर्ट दी जाती है और ऐसी लाखों रुपए की वाइल्स जो हैं वो ज़ाया कर दी जाती हैं, और महकमे में बस अपनी रिप्यूट को मेंटेन करने के लिए तो बच्चा की रिपोर्ट पेश की जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए मेरा ख्याल है सख्ती से बरतना जो है वो चाहिए, और ताकि उनको सख्त से सख्त सजा मिले और ऐसे फ्यूचर में वाक़यात ना हो। जी हाँ, जिस तरह से आपने बात की कि सिस्टम में फ्लॉज हैं, सिस्टम में फ्लॉज हर जगह पर मौजूद हैं, चाहे वो सेहत का महकमा है, चाहे वो एजुकेशन का महकमा है, फ्लॉज हर जगह पर मौजूद है। लेकिन
उन गैप्स को कवर किया जाता है सिस्टम के अंदर लोग जो मौजूद हैं उनकी जानिब से, लेकिन जब वही करप्ट अनासिर सामने आएंगे तो फिर ये गैप्स कवर होने की बजाय मजीद बढ़ते चले जाएंगे और अल्टीमेटली इसका नुकसान होगा आम आवाम को, उन लोगों को जो कि आखिरी एंड पर मौजूद हैं, जिन्होंने इससे फ़ायदा उठाना है या जिनकी बेहतरी के लिए तमाम तर काम किए जा रहे हैं। तो अभी हमें देखना ये है कि आखिर वो कौन सी ऐसी काली भेड़ें हैं, ब्लैक शीप्स हैं, जो कि इन महकमों में मौजूद हैं, ताकि उन्हें फ़िल्टर किया जा सके, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके और उसके बाद ये तमाम चीज़ें जो है वो बेहतरी की जानिब जाएंगी। बिल्कुल। और अगर देखा जाए जिशान, तो इसमें सिर्फ एक ही अनासर शामिल नहीं है, इसमें बहुत सारे अनासर शामिल हैं। जिस तरह से ना ही फील्ड में जाकर बच्चों को वैक्सीन लगाई गई, फिर ना ही रिकॉर्ड मुरतब किया गया, तो इसमें बहुत सारा डिपार्टमेंटल लेवल पे बहुत बड़ी जो है वो मिली भगत हुई है, जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। खैर, इस पर आपको फॉलोअप भी देंगे, लेकिन अभी चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पर, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, निज़ाम सेहत की अबतरी का जिक्र करें और आपको बताएं कि कहीं अद्वियात महंगी हैं तो कहीं नायाब, कहीं हस्पतालों में मशीनरी ख़राब है तो कहीं डॉक्टर ही गायब हैं। बड़े शहरों में ज़्यादा आबादी का बहाना सेहत सहूलियात की फराहमी में नाकामी का पर्दा है, लेकिन जब छोटे से बहावल नगर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डायलिसिस मशीनें काम करना छोड़ दें तो किसको इल्ज़ाम दें? बहावल नगर में डायलिसिस मशीनें ख़राब होने से गुर्दे के मरीजों की तकलीफ में भी इजाफा हो गया है और गुज़श्ता कुछ अरसे से ये मशीनें ठीक करने के लिए कोई इकदाम भी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को दूर दराज के अस्पतालों में जाना पड़ता है, दूसरे शहरों में जाना पड़ता है डायलिसिस के लिए, जो कि यकीनन मुश्किलात का बायस बनता है। आला हुकाम का ये कहना है कि इस बारे में इकदाम तो उठाए जा रहे हैं और फौरी तौर पर जो है वो एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड इस हवाले से एक्शन कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर मरीज़ हैं जो कि यहाँ हस्पताल में लोग आते हैं, उनका ये कहना है कि जब उन्हें यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो उनके लिए जो बीमारी है उसके साथ ये मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाती हैं और जब अद्वियात का फुकदान पर बात आती है तो फिर यकीनन जो है वो लोगों के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होती। हमारे नुमाइंदे राना फैसल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। फैसल, बताइएगा इस मामले के हवाले से। बहावल नगर की 32 लाख से ज़ायद आबादी के लिए बनाया गया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जो डायलिसिस वार्ड जो है वो जो है उसमें मसाइल ही मसाइल हैं। जो लोग दूर दराज से जो आ रहे हैं वो काफ़ी परेशानी का सामना है, काफ़ी जो है अद्वियात नहीं मिल रही, इसके अलावा जो है इंजेक्शन वगैरह जो है वो भी नायाब है। यहाँ पर जो है मसाइल जो है वो उसके अंबार लगे हैं। मुतअद्दिद बार जो है वो MS और दीगर जो अफसरान को जो है उनके नोटिस में दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इंतजामिया जो है वो तवज्जो देने को ही तैयार नहीं है। जो यहाँ पर बाज़ औक़ात जो है ऐसा भी होता है कि जो लोग शहर और गिरदो नवां से जो आते हैं उनको जो है एक हफ्ता जो है वो चक्कर लगवाए जाते हैं और उसके बाद जो है उन्हें टाइम दिया जाता है। अब यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं वो उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो हम लोग आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, हमें चक्कर लगवाए जा रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम यहाँ पे जो अद्वियात है, इंजेक्शन है और दीगर जो सामान जो है वो तो कम अज़ कम यहाँ पे हमें मुहैया किया जाए, क्योंकि शदीद महंगाई में 2 वक्त की रोटी जो है वो पूरा करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। हमारे नुमाइंदा हमें बता रहे थे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, डायलिसिस मशीनें ख़राब हैं जिसकी वजह से मरीज़ जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। अस्पताल में मौजूद मरीज़ और इनके लवाहिकीन को किन किन परेशानियों का सामना है, एक बार उन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं। की वजह से मैं शदीद परेशानी का शिकार हूँ। मेरे डायलिसिस सही तरह नहीं हो रहे, मेरे चेहरे पर भी सूजन आ गई और मेरे जो है वो पानी जब रुकता है अंदर तो फिर मुझे शदीद तकलीफ होती है। हमारे यहाँ पानी का प्लांट खराब हुआ है, बहावल नगर शहर के अस्पताल का ये हाल है, यहाँ सारे मरीज परेशान है जी। काफ़ी अर्सा हो गया जी, हेपरिन नहीं मिल रही। हफ्ते एक दफ़ा डायलिज़र या सेट शार्ट होते थे, कोई ना कोई चीज़ हफ्ते एक दफ़ा सानू अपने ज़ाती पैसे नाल खरीदनी पैंदी है। सामान मिलता भी है तो बहुत लेट मिलता है, सानू इतने देर तक बहना पैंदा है सिर्फ सामान वास्ते। इधर आते हैं तो कोई ना कोई चीज़ लेनी पड़ती है बाहर से, कभी सेट नहीं होता, कभी डायलिज़र नहीं होता। हेपरिन तो 4-5 माह हो गए आ नहीं रही। तो ये मुश्किलात दरपेश हैं DHQ अस्पताल बहावल नगर के मरीज़ों को। यहाँ पर डायलिसिस मशीन तो ख़राब है ही और डायलिसिस के लिए दीगर अस्पतालों का रुख करना पड़ता है या फिर प्राइवेट अस्पतालों में महंगे दामों ये इलाज करवाना पड़ता है। लेकिन जब अद्वियात की बात करते हैं तो अद्वियात या तो दस्तयाब नहीं होती और अगर दस्तयाब हैं तो महंगे दामों यहाँ पर फ़रोख्त की जाती हैं, जो कि यकीनन परेशानी का बायस बनती है इन तमाम तर मरीज़ों के लिए। जब आला हुकाम से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हम इस बारे में इक़दामात उठा रहे हैं, लेकिन मरीज़ ये सवाल करते हैं कि जब तक उन्हें मुश्किलात और परेशानी का सामना है तो ये मदावा कैसे होगा, ये अजाला कैसे होगा। जब अद्वियात नहीं मिलेंगी तो लोगों की सेहत पर यकीनन बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठेगा और सेहत के हवाले से मज़ीद
मज़ीद परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। और जब डायलिसिस मशीन, जो कि गुर्दे के मरीज़ों के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत रखती है, जब वो यहाँ पर नहीं होगी तो यकीनन लोग जो है वो महंगे दामों डायलिसिस करवाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे या दीगर शहरों का रुख करेंगे, और उसके बाद जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी हालत ज़ार पर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। यकीनन आला हुकाम को इस बारे में तवज्जो देने की ज़रूरत है, और आला हुकाम हैं वो इस पर फौरी तौर पर एक्शन लेंगे तो अवाम की परेशानी दूर हो सकेगी। बिल्कुल नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के शहर बालादीर का वाहिद राब्ता पुल 4 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। 5 करोड़ के फंड से पुल की तामीर के काम का इफ्तिताह 5 साल कबल किया गया था। बर वक्त तामीर मुकम्मल न होने के सबब शहरियों खुसूसन स्कूल जाने वाले तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेहरान खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। मेहरान, बताइएगा इस मामले के हवाले से। मैं देर शहर में मौजूद हूँ। अगर आज बात की जाए तो बैकग्राउंड में जैसे आपको पुल नज़र आ रहा है तो ये कस का वाहिद राब्ता पुल है। कस के अलावा सियान आगा और हेल्थ पार्क, बांडे खोर, इसके साथ साथ सरकारी दफातर जिसमें लीविज लाइन, DHQ ऑफिस, इसके साथ साथ 7-8 स्कूल भी है जिसमें सेकेंडरी स्कूल, मेल फीमेल जितने भी स्कूल है यहाँ पर आते हैं, जिसका वाहिद राब्ता पुल है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो 4-5 साल से ये टूट फूट का शिकार है और अभी तक इसका तामीर मुकम्मल नहीं किया गया। दरिया पर शहरियों ने पत्थर रख कर आसान रास्ता बनाने के लिए दरिया में पत्थर रखी है ताकि ज़िंदगी आसान पड़े और हमें मुश्किलात का सामना ना हो। हज़ारों लोगों का ये मुतालबा है कि खुदारा इस पुल को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि हमें आसानी हो। जी, मेहरान खान इस बारे में सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। जो यहाँ के मकामी लोग हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है। 5 साल कबल इसका इफ्तिताह तो कर दिया गया था, लेकिन ताहाल ये पुल तामीर नहीं हो सका है। इलाका मकीन इस बारे में क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं। गवर्नमेंट ने गिराया है, फिर उसके दोबारा टेंडर हुआ, अभी तक इसका पुरसान हाल नहीं है। अगर आप नहीं उठेगा तो हम उठेगा। फिर ये नहीं बोलो कि आपने रोड बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमारा कोई और रास्ता है नहीं। सुबह के वक्त इस तरह होता है ना कि इस पत्थरों पर पानी जम जाता है। जब पानी जम जाए तो सारे बच्चे और ये बूढ़े खवातीन ये पानी में गिर जाता है। हम हर महीने में DC ऑफिस का दौरा कर रही है। वो 2 महीने का टाइम देता है, 2 महीने गुजर जाता है, फिर जाता है उधर, वो फिर कहता है कि 1 महीना इंतजार करो, 2 महीना इंतजार करो। जब कोई बीमार हो जाए तो उसको यहाँ तो नहीं ले जा सकते। 15-20 हज़ार का इलाका है, ये पैदल इस रास्ते पे जाता है। पुल खराब है हमारा। नाजरीन, आपने शहरियों की जुबानी सुना कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। 4 साल गुजर गए लेकिन फिर भी पुल की तामीर जो है वो नहीं की गई। पुल की तामीर में ताखीर की क्या वजूहात है? आखिर मुंतखब नुमाइंदे कहाँ पर हैं जो बहुत बड़े दावे करते हैं अवामी नुमाइंदे होने के? मकामी आबादी की मुश्किलात का नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा? रास्ते और राहगुजार की बहाली शहरियों का बुनियादी हक होता है और इस पे तवज्जो देनी चाहिए। इन्हें महरूम क्यों किया जा रहा है? आखिर अरबाब इख्तियार के नोटिस का मामला है, इनके इख्तियारात की बात है और एहतसाब और पूछगछ का भी ये सवाल है, लेकिन इसके बावजूद इंतजामिया इस चीज़ का नोटिस क्यों नहीं ले रही? इख्तियारात की जब बात की जाती है तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इख्तियारात से बाहर होती हैं लेकिन फिर भी कर ली जाती हैं। लेकिन जहाँ पर अवामी मफाद की बात आती है वहाँ पर फिर फंड्स का रोना रोया जाता है, वहाँ पर इख्तियारात की बात की जाती है, अथॉरिटीज़ की बात की जाती है। तो यहाँ पर लोग ये सवाल करते हैं, आम अवाम ये सवाल करते हैं कि आखिर अवामी मफाद के इन मंसूबों में ताख़ीर क्यों बढ़ती जाती है? जब तमाम तर फंड्स इस बारे में एलोकेट कर दिए जाते हैं तो वो फंड्स यहाँ पर इस्तेमाल करके उस सहूलत को क्यों लोगों के लिए आम नहीं बनाया जाता? खैबर पख्तूनख्वा का ये सिर्फ एक पुल है दीर बाला के इलाके का। ऐसे बहुत से अवामी मंसूबे हैं, ऐसे बहुत से तामीराती मंसूबे हैं जो कि अधूरे हैं और उन्हें वहीं पर छोड़ दिया गया है। अवाम को जब मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो यकीनन अवाम फटते हैं इन हुक्मरानों के खिलाफ, अरबाब इख्तियार के खिलाफ। यकीनन जो आने वाली गवर्नमेंट है, जो इलेक्शंस खैबर पख्तूनख्वा में होने हैं, चूँकि अभी केयर टेकर गवर्नमेंट है यहाँ पर, आने वाले इलेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट आएगी उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल, अभी उम्मीद करते हैं कि हमारे शो के तवज्जुह से इस चीज़ का नोटिस जो है वो लाजमी तौर पर लिया जाएगा। नाजरीन, अभी प्रोग्राम से हमें दीजिएगा इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई स्टोरीज के साथ। अल्लाह हाफिज़।